बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ से। मैं आपको भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो निबंध है उसका अंतिम भाग पढ़ेंगे। बच्चों, हमने आपको कल बताया था कि हमारी जो संस्कृति होती है वह संस्कृति हमारी नैतिक चेतना पर आधारित होती है। जैसा कि लेखक ने यहाँ पर बताया है कि हमारा जो समाज होता है वह समाज बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में ही अपने आप को आगे बढ़ाता है। हमारे जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती हुई चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में बापू की दूरदर्शिता थी। लेखक यहाँ पर आगे ये बताना चाह रहा है कि लेखक कहता है, मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमारे समाज और देश में उन सभी अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावनाओं को छोड़कर सामाजिक कल्याण की भावना को ही प्रधानता देनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्यों और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास इस कार्रवाई को करने की क्षमता होनी चाहिए। लेखक कह रहा है, हमारी प्रत्येक कार्रवाई इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी, यद्यपि देखने में क्रिया का एक ही रूप क्यों ना हो। एक छोटे से उदाहरण से इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं। जैसे लेखक यहाँ पर समझाना चाहता है कि एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक सदस्य इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख पहुँचाया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। लेखक कह रहा है, सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए एक रकम होती है जिस से अधिक उपार्जन करने की क्षमता परिवार में नहीं है। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता है, तो भी हम सब व्यक्तियों का उपार्जन उतना ही होगा जितना प्रथमोक्त स्थिति में है और सामूहिक संपत्ति दोनों ही स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को बराबर सुख होगा। परंतु इन दोनों परिस्थितियों में बड़ा अंतर हो जाएगा। पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं होगा क्योंकि व्यक्ति केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है और दूसरे में
संघर्ष अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, और यदि संघर्ष को मिटाना है तो हमें उसी भावनाओं को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे व्यक्ति व्यक्ति के बीच हो, देश देश के बीच हो, वर्तमान रहेगा ही। विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में ही रहेगा। इसलिए हम उस भावना को जागृत रखना और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। बच्चों, लेखक यहाँ पर आगे और समझा के कह रहा है, वर्तमान युग भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यहाँ पर यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेश के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक व्यक्ति भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें? मुझे विश्वास है, कम से कम जहाँ तक कि उत्तर भाषाओं का संबंध है, यदि वे अपनी सब कृतियों को देवनागरी में छपवाने लगें तो उसका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। दूसरी बात यह है, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान करेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्माण और सृजन में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। भारतीय संस्कृति का एक व्यक्तिक रूप है, यानी भारतीय संस्कृति साहित्य का एक व्यक्तिक रूप है। उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना होगा जो एक भवन में शाहजहाँ ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था, गर फिरदौस वर रुए ज़मीनस्त अमी अस्तु अमी अस्तु अमी अस्त। यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। लेखक कह रहा है, यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। बच्चों, आज हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ यह निबंध जो भारतीय संस्कृति है इसको पढ़ा। इसमें कुछ कठिन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इन कठिन शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे और
इसमें जो कुछ उपनिषदी वाक्यों का भी प्रयोग किया गया है। छोटे छोटे लेखक ने कोटेशन का भी प्रयोग किया है, सदवाक्यों का भी प्रयोग किया है। अतः आपको इस पाठ को अपने कॉपी पे लिख लेना है। बच्चों, इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक गद्यांश दिया होता है, उस गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न लिखे होते हैं। उन प्रश्नों पर हमें जोर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उन प्रश्नों को नहीं देखते हैं तो क्योंकि हमने यहाँ पर शब्दार्थ की भी आपको मैं आपको दिखा दिया है कि किस तरह से आपको इन शब्दार्थों को देखना है। क्योंकि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका ये पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा और आपका ये जो हमने आज पढ़ाया है, इस पाठ को आपको पढ़ना है। धन्यवाद।